अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुझे इस बात का ख़तरा भी था कि अहमदाबाद से अगर इंटेलिजेंस चीफ यहाँ पहुँच गया और मुझे शनाख्त कर लिया गया तो मुझे यहाँ से हथकड़ियाँ और मुमकिन है बेड़ियाँ डालकर वापस अहमदाबाद ले जाया जाए। वहाँ पहुँचकर मेरे लिए फ़रार होना मज़ीद मुश्किल हो सकता था। चुनाचे मुझे जो कुछ भी करना था बड़े से बड़ा ख़तरा मोल लेकर अभी करना था। इस वक्त दिन के 8 या 9 बजे का टाइम हो गया। मेरे पास घड़ी नहीं थी। मैंने बाहर खड़े संतरी से वक्त पूछा। उसने पहले तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली और नफरत से कहा, 9 बजने वाले हैं, बस तुम्हारी मौत में थोड़ा ही वक्त बाकी रह गया है। मैं कंबल ओढ़े कोने में फर्श पर बैठा था, सोच रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अब सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब एक्शन का वक्त शुरू हो गया है। जो कुछ भी करना है मुझे इस वक्त कर डालना चाहिए। आखिर मैंने कोठड़ी को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर मेरी ज़िंदगी होगी तो बच जाऊंगा, अगर मर गया तो फिर क्या हो सकता है, मर जाऊंगा। लेकिन इंडिया की हिंदू पुलिस के बेइज्जती और तशद्दुद से तो निजात हासिल कर लूँगा। मुझे मालूम था कि अहमदाबाद में मुझ पर सिर्फ तशद्दुद ही नहीं किया जाएगा बल्कि मेरी बेइज्जती भी की जाएगी। तशद्दुद तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, इसकी मुझे ट्रेनिंग मिली हुई थी, लेकिन बेइज्जती और जिल्लत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। वक्त गुजरता जा रहा था। ऐन मुमकिन था कि ये लोग कुछ देर बाद आकर मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें, जहाँ मुझे च्युइंगम बम लगाने का मौका ही ना मिल सके। और एक बात यह भी थी कि बम लगाने के बाद मुझे मज़ीद 1 घंटे तक उसके फटने का इंतज़ार भी करना था। उसकी केमियाई साख्त ऐसी बनाई गई थी कि बम की च्युइंगम टिकिया किसी जगह चिपकाने के बाद उसके एक तरफ के किनारे को ज़रा सा दबाया जाता था। वहाँ मवाद के नीचे छोटी सी शीशे के साथ ट्यूब लगी थी जिसमें तेज़ाब था। दबाने से शीशे की ट्यूब टूट जाती थी और तेज़ धमाका खेज मवाद में हल होने लगता था, मगर उसकी रफ्तार सुस्त थी। ये रफ्तार जानबूझकर सुस्त रखी गई थी ताकि किसी जगह बम लगाने के बाद हमें वहाँ से निकलकर दूर जाने का मौका मिल सके। 1 घंटे के वक्फे के बाद तेज़ाब ने मवाद में हल होकर एक ख़ास केमियाई हद तक पहुँचना था और इसके बाद धमाका होना था। मगर यहाँ तो मैं बम फटने से पहले भाग नहीं सकता था, मुझे बम ब्लास्ट होने के बाद भागना था। वो भी इस सूरत में कि अगर मैं बम धमाके से बच गया तो बम लगाने का फैसला दरख्त की उस ऊंची शाख पर कुल्हाड़ी चलाने के बराबर था जिस पर मैंने पनाह ले रखी थी, मगर इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चुनाचे मैंने जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के साथ ही मैंने कंबल की बकल के अंदर ही अंदर पतलून की जेब में हाथ डालकर डब्बी निकाली, उसे खोला और चिंगम बम की एक छोटी चकोर टिकिया निकालकर डब्बी बंद करके वापस अपनी जेब में रख लिया। बम की टिकिया मेरे सीधे हाथ की हथेली में थी और मैं कोठड़ी के सलाखों वाले दरवाजे का जायजा ले रहा था। किसी हद तक बचाव की एक सूरज यह थी कि मैं ये बम दरवाजे के बाहर की जानब दीवार से चिपकाऊं, लेकिन काम बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा था। संतरी दरवाजे के सामने चल फिर कर पहरा दे रहा था। मैंने उसके कदमों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। वो एक तरफ से 5 कदम चलकर दरवाजे की दूसरी जानब पहुंचता था, वहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाता, फिर पलट कर वापस कदम कदम चलने लगता। मैंने जहन में एक स्कीम तैयार कर लिया। इसके साथ ही मैं कंबल ओढ़े उठा और दरवाजे के करीब आया। संतरी ने मुझे डांट कर कहा, क्या बात है, पीछे चल कर बैठो। मैंने दूसरा हाथ जेब में डालकर 100 रुपये का नोट निकाल लिया और बड़ी आजी के साथ, जिस तरह नशेई लोग बोला करते हैं, संतरी के आगे हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको आपके भगवान का वास्ता है, मेरा नशा टूट रहा है, मुझे एक सिगरेट बीड़ी कहीं से ला दें, ये 100 रुपया मुझसे ले लें। मैंने 100 रुपये का नोट उसके आगे कर दिया। संतरी पर सबसे पहला असर ये हुआ कि उसने दाएं बाएं जायजा लिया कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। ये 1960 ईस्वी का ज़माना था। उस ज़माने तक 100 रुपये के नोट की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। संतरी ने जल्दी से 100 रुपये का नोट मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिया और सलाखों में हाथ डालकर मुझे पीछे धकेल कर बोला, चलो पीछे हट कर बैठो, चलो। मैं जल्दी से पीछे हो गया। मैं एक नशे की अदाकारी कर रहा था जिसका नशा टूट रहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़ रखे थे
मेरे सीधे हाथ की हथेली के अंदर चिंगम बम चिपका हुआ था। मैं वहीं सलाखों के पास ज़मीन पर बैठ गया। संतरी बोला, अभी कोई आता है तो तुम्हारे लिए बीड़ी सिगरेट मंगवाता हूँ। मैं सिगरेट नहीं पीता। मैंने दिल में उसे बड़ी सख्त गाली दी। वो मेरे मंसूबे को नाकाम बना रहा था। मेरा ख्याल था कि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाएगा, मगर वो 100 रुपये लेकर भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने कहा, भैया किसी दूसरे संतरी से सिगरेट मांग कर लिया, मेरे लिए तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने एक बार फिर मुझे गुस्से से डांट दिया, पीछे हट कर बैठो, तुम बस राय लगे हो कि तुम्हारे लिए मैं किसी से सिगरेट भी मांगूं। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस दौरान वो बरामदे के दूसरे कोने की जानब देख रहा था, शायद किसी ऐसे संतरी की तलाश में था जो बीड़ी वगैरह पीता हो, मगर वो मेरे सिगरेट बीड़ी फराम करने के मामले में इतना संजीदा नहीं था। वो 100 रुपये का नोट हजम कर गया था। अब वो दरवाजे के बाहर चल फिर कर दोबारा पहरा देने लगा। इस दौरान मैं बेमालूम अंदाज में खिसकता हुआ दरवाजे के कोने में आ गया था। मैंने उसकी मौजूदगी में दरवाजे की एक जगह बम लगाने का फैसला कर लिया था। मैं वहीं कंबल ओढ़े बैठा इस तरह ऐसा ऐसा कराने लगा था जिस तरह वाकई मेरा नशा टूट रहा हो। संतरी इस दौरान इधर उधर जरूर देख लेता था, शायद वो मेरी खातिर किसी तंबाकू पीने वाले चपड़ासी इस किस्म के आदमी की तलाश में था। एक बार जब वो दरवाजे के आगे पहरा देने के अंदाज में टहलता हुआ जरा आगे गया तो मैंने कंबल में से हाथ निकाल कर सलाखों वाले दरवाजे के कोने में चिंगम बम चिपका दिया। बम चिपकाने के साथ ही मैंने उसका किनारा जरा सा दबा दिया। जिस वक्त संतरी 5 कदम चलने के बाद वापस मुड़ा, उस वक्त मेरा हाथ कंबल के अंदर था और मैं कराहने की अदाकारी कर रहा था। संतरी ने मुझे गाली देकर कहा, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, चलो पीछे चलो, उधर दीवार के साथ जाकर बैठो। मुझे तो खुद अब दीवार के कोने के साथ जाकर बैठना था, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी बचनी थी तो वहीं बच सकती थी। मैंने धमाके का अंदाज़ा लगा लिया। धमाके के साथ वाली दीवार को दरवाजे और संतरी के साथ ही भाग से उड़ जाना था। इसके अलावा यह अंदाज़ा नहीं था कि पिछली दीवारें और छत उड़कर किस तरफ को जाती है। मेरी अकल कह रही थी कि अगर मैं पिछली दीवारों के दरमियान कोने में फर्श पर ऊंधा लेट जाऊं तो ज़बरदस्त दबाव के अलावा सामने वाली दीवारों और छत के मलबे से बच सकता हूँ। जबकि धमाका होता है तो सबसे पहला नुकसान हवा के वो थपेड़े पहुँचाते हैं जिनमें शदीद दबाव होता है। इसके बाद बम में डाले हुए लोहे के कील लोहे और टुकड़े आदमियों को गोलियों की तरह आकर लगते हैं। लेकिन मैंने जो बम चिपकाया था सिर्फ धमाका पैदा करता था। उसमें लोहे के कील या शीशे के टुकड़े बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसे इंतहाई धमाका खेज बनाया गया था। ज़मीन पर औंधे लेटने में एक फ़ायदा ज़रूर था कि धमाके से पैदा होने वाली हवा के शदीद दबाव के थपेड़े मेरे ऊपर से निकल जाते और बहुत मुमकिन था कि छत के साथ मेरे पीछे वाली दीवार को भी उड़ा डालते। जो कुछ भी था, अब मुझे इन सब का मुकाबला करना था। बम मैंने लगा दिया था और बम के अंदर केमियाई रद्द अमल शुरू हो चुका था। मैंने संतरी को आवाज़ देकर कहा, महाराज टाइम ही बता दें, टाइम क्या हुआ है। उसने बेजारी से घड़ी पर निगाह डालकर कहा, 9 बज रहे हैं। मुझे टाइम का पूरा हिसाब रखना था। इस बम का तजर्बा हो चुका था। दीवार का फोर्ट में जो बम थे वो ठीक 1 घंटे बाद फटना शुरू हो गए थे। इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में क़यामत बर्पा होने वाली थी। हो सकता था कि इस क़यामत में मैं भी रगड़ा जाता, लेकिन जो कुछ करना था मैंने कर दिया था। अब आगे तकदीर का खेल था। मैंने सोचा ज़िंदगी होगी तो बचकर निकल जाऊंगा। अगर ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है तो अल्लाह मालिक है। सिर्फ एक बात का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि इस दौरान किसी वजह से मुझे इस कोठरी से निकाल कर किसी दूसरी जगह न बंद कर दिया जाए। यह भी हो सकता था कि एसएसपी सिक्योरिटी के पेश नज़र मुझे सामने वाली कतार में जो कि हवालात थी वहाँ पहुँचा दे। ऐसी सूरत में मेरे मंसूबे पर पानी फिर सकता था। बम को तो सिर्फ 1 घंटे बाद फट कर वहाँ तबाही मचानी थी, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता था। वक्त तो गुजरता जा रहा था और मैं अपना जहन में एक एक सेकंड का हिसाब लगा रहा था। एक तरह से टाइम बम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मैंने इस दौरान 3 बार पहरा देने वाले संतरी से वक्त पूछा। तीसरी बार उसने मुझे गाली दी और कहा, खबरदार जो अब तुमने टाइम पूछा। दूसरी बार उसने जब टाइम बताया था तो इस हिसाब से बम के फटने में आधा घंटा बाकी रह गया था। मेरे पास वक्त का हिसाब रखने के लिए अब कोई जरिया नहीं था। बस अंदाजे लगाता जा रहा था कि अब 5 मिनट गुजर गए हैं,
अब आधा घंटा गुजरे हुए 20 मिनट हो गए होंगे और अब सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। जब मेरे हिसाब बल के अंदाजे के मुताबिक बम लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटा गुजर गया या गुजरने वाला था, तो मैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोने में जाकर बिल्कुल दीवार के साथ लगकर ऊंधा होकर लेट गया और मजीद एहतियात से काम लेते हुए कंबल का सरहाना सा बनाकर अपने सर के ऊपर रख लिया। संतरी ने सलाखों के पास आकर मेरी तरफ गौर से देखा। मैं एक आंख जरा सा खोल कर उसे तक रहा था। मैंने थोड़ा सा कंबल मुंह में डालकर दांतों में दबा भी लिया था। संतरी ने मुझसे कोई बात न किया और बदस्तूर इधर उधर चलकर पहरा देने लगा। इतने में थाने के अंदर जोर से घंटा बजा। यह बिल्कुल ऐसा घंटा था जैसे स्कूल के ज़माने में जब पीरियड ख़त्म होता तो बजा करता था। मुझे याद आ गया था कि थानों में जब 1 घंटा गुजर जाता है तो इस तरह घंटा बजाया जाता है। मैंने अपना गाल ज़मीन पर जो कंबल बिछा हुआ था उसके बिल्कुल साथ लगा दिया। मेरे ऊपर दूसरे कंबल का सरहाना था। इस तरह मेरा सर बिल्कुल छुप गया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अगर संतरी ने ठीक वक्त बताया था तो इस हिसाब से बम को लगे हुए 1 घंटा गुजर गया था। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर लिया और अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लिया। मुझे संतरी की आवाज़ आई, क्यों बे, क्या हो गया है तुम्हें? बस मैंने यहीं तक उसका फिक्रा सुना था। संतरी यहीं तक ही बोल सका। यह नामुकम्मल जुमला उसकी ज़िंदगी का आखिरी जुमला था। इसके साथ ही मेरी बंद आंखों के अंदर बिजली सी चमक गया। मेरा जिस्म फर्श पर से 2 फुट उछलकर एक तरफ को गिरा। एक धमाका था जिसकी आवाज़ ने जैसे मेरे कान बंद कर दिए थे। मेरे हलक से कुदरती तौर पर एक चीख निकल गई थी। मेरे ऊपर छत और मलबा गिर रहा था। आंखों के आगे अंधेरा था। मैंने आंखों के आगे हुए कंबल को जोर से परे हटाया, मगर कंबल परे न हटा। मेरा सांस घुटने लगा था। मैंने टांगें जोर से एक तरफ हिलाई। मेरे ऊपर से मिट्टी और लकड़ियां दूसरी तरफ गिरने लगीं। मेरा सर मिट्टी में दब गया था। मैंने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी परे हटाकर सर उठाया तो देखा कि मैं मलबे के अंदर गर्दन तक धंस चुका था, मगर सेहतमंद था। और जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि मैं बॉडी बिल्डर किस्म का कमांडो था, मैंने फ़ौरन थोड़ी सी जिद्दोजहद करके अपने आप को मलबे में से बाहर निकाला और इधर उधर देखा। जहाँ मेरी कोठरी थी और जहाँ मैं बंद था वहाँ सिवाय मलबे के और कुछ नहीं था। मैंने उठकर मलबे के ढेर के ऊपर से नीचे छलांग लगाई और एक तरफ को दौड़ा। खुदा का शुक्र है कि मेरा जिस्म सलामत था। ना मेरी कोई हड्डी टूटी थी, ना मुझे कोई चोट लगी थी। मुझे दौड़ते हुए लोगों ने, बल्कि थाने के अमले ने शायद देख लिया था और किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, ये भाग रहा है। मेरा रुख थाने के मेन गेट की तरफ था जहाँ पुलिस की 2 गाड़ियाँ उल्टी पड़ी थीं। सिर्फ एक गाड़ी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं जितनी ताकत से और जितनी तेज भाग सकता था भागा। मुझे अपने पीछे लोगों के दौड़ने और शोर मचाने की आवाज़ें आईं। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं बेतहाशा भागता हुआ थाने से बाहर आया, बाजार में से उस वक्त एक मोटरसाइकिल सवार मेरे सामने से गुजरा। बाजार में लोगों की आमदोरफ्त की वजह से मोटरसाइकिल की रफ्तार हल्की थी। मैंने मोटरसाइकिल सवार को धक्का दिया। वो मोटरसाइकिल के साथ ही गिरा। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल उठाया। वो अभी तक चल रहा था। उस पर छलांग लगाकर बैठा और जिस तरफ उसका मुंह था उस तरफ उसे दौड़ा दिया। मेरे पीछे मुझे किसी जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। यकीनन ये पुलिस की जीप थी जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं ट्रैफिक के दरमियान लोगों से मोटरसाइकिल को बचाता तेज रफ्तारी के साथ बाजार की भीड़ से निकलकर एक जगह पहुंचा जहां से एक खाली खाली सड़क बाएं तरफ जाती थी। मैंने मोटरसाइकिल को उस सड़क पर डाला और उसे फुल स्पीड पर छोड़ दिया। खुदा जाने यह सड़क किस तरफ जाती थी और मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितना था, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैं तो इस इलाके से बस किसी न किसी तरह निकल जाना चाहता था। मैंने मोटरसाइकिल के हैंडल के एक तरफ लगे हुए गोल शीशे को देखा। उस शीशे में से सड़क का पिछला मंजर नजर आता था। यह देखकर मैं परेशान हुआ कि मेरे पीछे पुलिस की जीप लगी हुई थी। पुलिस की जीप अपने रंगो रोगन से साफ पहचानी जाती थी। अब मुझे एक और बात का खतरा था कि अगर पीछे से पुलिस ने फायर किया तो मैं बचकर नहीं निकल सकूंगा। छोटी सी सड़क ऊंचे दरख्तों में घिरी हुई थी। मैं मोटरसाइकिल को सांप की तरह सड़क पर लहरा लहरा कर चलाने लगा। इस तरह से तवाज़ुन बिगड़ने लगा। मोटरसाइकिल के उलटने का खतरा था। मैंने उसे सीधा कर लिया
अभी तक पीछे से मुझ पर कोई फायर नहीं हुआ था। अभी मैं सोच ही रहा था कि फायर का धमाका हुआ। यह पिस्तौल के फायर का धमाका था। गोली मुझे या मेरी मोटरसाइकिल को नहीं लगी थी। जाहिर है करीब से होकर गुजर गई थी। दौड़ते हुए टारगेट पर इंडिया की पुलिस का सिपाही ठीक निशाना नहीं लगा सकता था। फिर भी कोई न कोई गोली इत्तेफाक से मुझे लग ही सकती थी। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां सड़क पर लोग भी आ जा रहे हों। फिर पुलिस मुझे इस डर से फायरिंग नहीं करेगी कि कहीं गोली किसी दूसरे राहगीर को न लग जाए। इस दौरान पीछे से पुलिस की जीप ने ऊपर तले मुझ पर 3 फायर किया। एक गोली यकीनन मोटरसाइकिल के एक भी मडगार्ड को लगी थी, क्योंकि मुझे अपने पीछे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने मडगार्ड पर जोर से हथौड़ा मारा हो, मगर टायर बच गया था। मुसीबत यह थी कि सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। फिर अचानक एक तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रक गरड़ गरड़ करता निकलकर सड़क पर आ गया और आगे की तरफ चल पड़ा। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल उसके आगे ले आया। पुलिस की जीप मुझसे काफ़ी पीछे थी। ज़रा आगे गया तो मुझ पर एक और फायर हुआ। जीप ने सायरन बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आगे मुझे सड़क पर गाड़ियां और लोग आते जाते नजर आ रहे थे। ये बड़ी सड़क थी। जिस सड़क पर मैं मोटरसाइकिल भगाए लिए जा रहा था वो छोटी थी और आगे जाकर बड़ी सड़क के साथ मिल गई थी। पुलिस ने बड़ी सड़क की ट्रैफिक को देखते हुए सायरन बजाना शुरू कर दिया था। बड़ी सड़क पर आया तो पुलिस के सायरन की आवाज़ से लोग और गाड़ियां एक तरफ हटने लगीं। कम बखत सड़क यहाँ भी खाली होने लगी थी। पुलिस को फायरिंग के लिए मैदान काफ़ी मिल रहा था। सायरन की आवाज़ पर लोग जल्दी से इधर उधर हो रहे थे। मेरी मोटरसाइकिल फुल स्पीड पर जा रही थी। आगे किसी दरिया का बहुत बड़ा पुल आ गया। जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल पुल पर आई, पुलिस ने पीछे से मुझ पर पिस्तौल के फायर शुरू कर दिया। एक फायर राइफल का भी हुआ। उसका धमाका सबसे ज़्यादा था। मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। पुल लोगों और गाड़ियों से खाली हुआ जा रहा था। पुलिस ने इस तरह फायरिंग शुरू कर दी थी जैसे महाज पर फौजी मोर्चे में बैठे दुश्मन पर फायरिंग करते हैं। अचानक मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाई। गोली उसके पिछले टायर को फाड़ती हुई गुजर गई थी। मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। मैंने उस पर से छलांग लगाई और लुढ़कना खाता हुआ दूर तक चला गया। पुलिस की जीप मेरी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। मैं जल्दी से उठा और तो कुछ न सूझा। मैं पुल की ऐनी कैंची पर चढ़ा और बगैर नीचे दरिया में देखे छलांग लगा दिया। दरिया की सतह काफ़ी नीचे थी। मैं कलाबाजियाँ खाता हुआ दरिया में जा गिरा और ठंडे पानी में नीचे ही नीचे उतरता चला गया। ऊपर से पुलिस जहाँ मैं गिरा था वहाँ गोलियां चला रही थी। फायरिंग की आवाज़ मुझे दरिया के अंदर भी सुनाई दे रही थी। दरिया में गिरने के फौरन बाद मेरी कमांडो की तमाम सलाहियतें और सख्त कोशी और सख्तियों को बर्दाश्त करने की ताकतें लौट आई थीं। मैं पानी के अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगा। दरिया चढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन काफ़ी बड़ा दरिया था, इसलिए उसके पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था। ये तेज़ बहाव मुझे बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ लिए जा रहा था। दरिया की सतह पर से सर बाहर निकालने पर मुझ पर गोलियों की बौछार पड़ सकती थी, क्योंकि पुलिस पुल पर खड़ी बराबर फायरिंग कर रही थी। मैं पानी के अंदर ही अंदर जितनी दूर तक जा सकता था हाथ पांव चलाता निकल गया। दरिया का बहाव मेरी मदद कर रहा था। जब मेरे सांस ने मजीद सीने में रहने से इनकार कर दिया तो हाथों और टांगों को सीधा होकर चलाता ऊपर की तरफ आया। मैंने अपना सर बाहर निकाल कर लंबा सांस लिया और दोबारा पानी के अंदर गोता लगा लिया। अब मुझे गोलियां चलने की आवाज़ नहीं आई थी। शायद पुलिस मुझे दरिया के आगे किसी जगह किनारे पर पकड़ने का इंतज़ाम कर रही थी। दूर तक मैं पानी के अंदर ही अंदर बढ़ता चला गया। जहाँ सांस रोकता सर बाहर निकाल कर सांस ले लेता और फिर दरिया में गोता लगा जाता। आप होशंगाबाद में मेरी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान पढ़ चुके हैं कि मेरे इंस्ट्रक्टर और उस्ताद कमांडो मुजाहिद ने मुझे पानी में तैरने और पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहने की ज़बरदस्त तरबियत दी थी। मैं आम इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा देर तक सांस रोक सकता था। पानी के अंदर मुझे सर्दी का भी ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था, अगरचे ये सर्दियों का मौसम था। और जब मैं दरिया में गिरा था तो मुझे पानी बेहद ठंडा लगा था, लेकिन पानी में गोता लगाने के बाद शायद उसकी ठंडा ख़त्म हो गई थी। आखिर एक जगह मैं अपने आप को दरिया की सतह पर ले आया। मैंने दोनों टांगें चलाते हुए घूमकर पीछे पुल की तरफ देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि मैं पुल से आगे निकल आया था। पुल पर मुझे लोग दूर से खड़े नजर आ रहे थे। मैंने दरिया किनारों की तरफ देखा। यह जमुना का दरिया था और इसका पहाड़ काफ़ी चौड़ा था।
हालांकि सर्दी के मौसम की वजह से दरिया का पानी उतरा हुआ था और कई जगहों पर मुझे रेत उभरी हुई नजर आ रही थी, मगर मैंने दरिया के इन वास्तव में छलांग लगाई थी जहाँ दरिया का पानी काफ़ी था और पहाड़ भी चौड़ा था और उसका बहाव भी तेज था। जैकेट और पतलून की वजह से मैं पूरी आसानी से नहीं तैर सकता था। इसके बावजूद अपनी कमांडो ट्रेनिंग और बेहतरीन तैराक होने की वजह से मैं आगे ही आगे तैरता चला जा रहा था। मैं इस तरह तैर रहा था कि मेरी टांगें पानी के अंदर मेंढक की तरह कैंची की मदद खुलती और बंद हो रही थीं। सिर्फ दरिया के ऊपर मेरे बाजू बड़े सुकून के साथ चल रहे थे।